नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश और हमारी बेहद खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार। जी हाँ, हमारी ये ऐसी पेशकश है जहाँ पर हम आपको शेयर बाजार से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आसान भाषा में बताते हैं और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के भी जवाब देते हैं। इस शो में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। एक QR कोड जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसे स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर अपने सवाल आपको छोड़ देने हैं। अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पे ख़रीदा है और कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, ये जानकारी आप हमें दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको सही और सटीक सलाह दे पाएँ। तो चलिए, आज मेहमान के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं BNK कैपिटल के रचित खंडेलवाल और बस जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ ही देर में फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल भी। रचित, आपका स्वागत है एक बार फिर से और दर्शकों के सवालों के साथ शुरुआत करते हैं और यहाँ पर फोकस करते हैं यूट्यूब से जुड़े कुछ सवालों पर। बहुत दर्शक यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी को लेकर आपकी सलाह चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बजट अब बस 1 तारीख को है, कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में हर कोई जो है शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाना चाहता है। तो आपके मुताबिक ऐसे कौन से दाव हैं जो रेलवे स्टॉक्स में लगाए जा सकते हैं? आपकी पिक कौन सी होगी और क्यों? आप शायद म्यूट पर हैं रचित। My sincere apologies, I'm sorry. But सबसे पहले बजट राउंड द कॉर्नर है, ये बात बिल्कुल सही है और इसमें हम हमेशा डिफेंस, इंफ्रा और रेलवे पे फोकस करने की बात करते हैं। तो डेफिनेटली हम भी थोड़ी सी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि बजट में कोई ना कोई अनाउंसमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो रेलवे को कहीं ना कहीं थोड़ा बूस्ट दे। और इस पे मगर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो हम पिछले शो में भी बात कर रहे थे कि ट्रेडिंग बेट टाइप आप उसको ना लें। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कॉल शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी लेना चाहते हैं तो मेरी समझ से सबसे सेफ बेट जो अभी वैल्यूएशंस और पूरे स्ट्रक्चर को देखते हुए लग रही है वो IRCTC ही होगी, क्योंकि आप देखें मोनोपोली बिजनेस है और रेलवे में जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है उसका इसको सीधा सीधा एक एडवांटेज मिलता है और अपने हाई से इतना ज्यादा करेक्ट कर चुका है मार्केट के साथ साथ कि अब यहाँ पे अगर आप एक ट्रेडिंग बेट बनाते हैं और रेलवे में मूवमेंट आता है तो इसमें आपको सेफ, क्योंकि अभी इन मार्केट कंडीशन में सेफ ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है, तो सेफ्टी नेट भी इसका अच्छा है और मोनोपोली बिजनेस है, रेलवे में ग्रोथ होगी तो इसको भी ग्रोथ मिलेगी। IRCTC एक बेट है जिसमें आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, मगर ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट, और वो भी मीडियम टर्म के लिए अगर आप लेते हैं तो अच्छा लग रहा है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। IRCTC में मीडियम टर्म के लिए आपको खरीदारी की सलाह यहाँ पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। नमन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नमन नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं रामपुर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद करें हम आपकी? कौन सा स्टॉक लिया आपने? मेरे पास सुजुलोन एनर्जी के 2523 शेयर हैं। 63 की खरीदारी है। 63 ना? हाँ। एक नजरिया बता पाएंगे शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? सर लॉन्ग टर्म ही करना है। लॉन्ग टर्म। अभी तो इस मार्केट में तो ज्यादातर अगर किसी ने शॉर्ट टर्म भी किया है तो लॉन्ग टर्म ही हो जा रहा है। इस बीच हमारे साथ ध्वनि भी जुड़ चुकी है। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। और जरा बताइए सुजलॉन पे क्या रणनीति रखनी चाहिए? 63 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म का नजरिया। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। यहाँ पे सुजलॉन के अंदर डेफिनेटली अभी फिलहाल के लिए मैं इनको होल्ड करके रखने की सलाह दूंगी, क्योंकि करंट लेवल पे जहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर वीकली स्ट्रक्चर पे आप देखें तो इन्हीं लेवल्स के पास स्टॉक के अंदर एक टॉप फॉर्मेशन हुई थी February 24 के अंदर। वहां पर ही स्टॉक ने एक यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है, तो सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है इसके अंदर। स्टॉप लॉस खास करके मेंटेन कीजिए इस पोजिशन के लिए नीचे की तरफ 44 की लेवल के पास। 44 का लेवल अगर सुजलॉन ब्रेक करता है तो इसके अंदर जो गिरावट है वो आपको 34 के लेवल तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको होल्ड करके रखें 44 के स्टॉप लॉस के साथ। 44 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आ रही है ध्वनि की तरफ से। रचित, यूट्यूब के एक और दर्शक हैं SK साहब, और इन्हें NTPC ग्रीन में एवरेज करने की सलाह चाहिए आपसे। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस तो हमें दी नहीं है, नज़रिया भी नहीं बताया है, लेकिन फ़िलहाल का जो लेवल है क्या उसे एवरेज किया जा सकता है इस लेवल पर, ये इनका सवाल है।
देखिए 52 वीक लो के आसपास ये चल रहा है और यहाँ पे भी एक बात मैं वापस अपनी रखना चाहूंगा कि इन लेवल्स पे भी अगर आप एवरेज अपना करना चाह रहे हैं तो पूरा एक साथ ना करें और एवरेज करने के लिए आप यहाँ पे अराउंड 25% 30% अपनी पोजीशन में जितना भी आप अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, अगर आपको नीचे का मौका देता है, क्योंकि जैसे ही नीचे की मैं बात कर रहा हूँ एक अनचार्टेड टेरिटरी हो जाएगी, बट मेरी समझ से अगर 96-98 रुपए के आसपास आपको और ट्रेड करता हुआ मिलता है तो वहां पे और अपना फंड डिप्लॉय कर सकते हैं। बिल्कुल एवरेज करें, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, मगर पूरा पैसा एक साथ ना डालें, मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते स्टैगर्ड मैनर में करें। तो एक खास रणनीति आपको मिलती हुई एनटीपीसी ग्रीन पे। बढ़ते हैं आगे। रजत हम जो है उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हरियाणा से हम तक पहुंचाया है। इरकॉन पर राय जानना चाहते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल पे 422 की इनकी बाइंग है। ध्वनि, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 422 की इनकी बाइंग है, यहाँ पर आपको ये ठीक करना होगा। इन्होंने 250 शेयर लिए हैं लेकिन 422 की इनकी बाइंग है। काफ़ी ऊपरी स्तरों की बाइंग साफ तौर पर नज़र आ रही है यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल में। और अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी ऊपरी स्तरों पर ख़रीदारी की हुई है, लेकिन शायद हमें इसे करेक्ट करना होगा। 222 के आसपास ऐसा लगता है कि इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। ठीक है, हम इसको दुरुस्त करते हैं। ये 222 के आसपास इनकी ख़रीदारी है। बताएं ध्वनि, 220-22 की ख़रीदारी इरकॉन इंटरनेशनल, क्या राय बन रही है? जी बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे अगर हम इरकॉन इंटरनेशनल को देख रहे हैं तो इसका वीकली स्ट्रक्चर जो है, इस मार्केट में ज्यादातर वीकली स्ट्रक्चर ही है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इतनी जो गिरावट हो रही है उसके बाद सपोर्ट लेवल कहाँ पे बन रहे हैं वो काफी जरूरी हो जाता है। इरकॉन के अंदर भी इनकी जो खरीद भाव है उन्हीं लेवल्स के पास स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। हालांकि सपोर्ट लेवल जो इसका है वो इंटैक्ट है अभी भी। यहाँ पे नीचे की तरफ में 185 का लेवल है जो एक अहम सपोर्ट लेवल इस काउंटर के लिए होगा। यहाँ पे इस लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर रिवर्सल है वो आपको देखने को मिल सकता है। बट जहां तक 185 का लेवल इसके अंदर स्ट्रांगली सपोर्ट की तरह काम कर रहा है तो इसके अंदर वापस से वहां से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो मेरी इनसे सलाह रहेगी कि आप होल्ड करके चले, 185 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जैसे ही स्टॉक आपका खरीद भाव जो है यहाँ पे 220-222 का उसको क्रॉस करता है ऑन द हायर साइड, तो इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट जो है वो वापस बनेगा और ऊपर की तरफ में 275 से 280 के लेवल्स के पास इनको एग्जिट के लिए यहाँ पे देखना चाहिए। चलिए, तो ये रणनीति इरकॉन में दी जा रही है और साथ ही यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स भी हम देख रहे हैं 7 महीने के निचले स्तर पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक कंसर्न यहाँ पर जो मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर है वो बरकरार होता हुआ, और हफ्ते की कारोबारी शुरुआत में हम देख रहे हैं कि ये 7 मंथ्स लो पर पहुँचा हुआ है। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, दिलजीत सिंह वालिया। नमस्कार सर। हेलो मैडम, सत श्री अकाल जी मैडम। सत श्री अकाल सर। वो क्या बोलते हैं पंजाबी में, की हाल तुहाडा? सही कह रही हो? बहुत बढ़िया, तुसी ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? पंजाब में से? मैडम पंजाब में, मैं संगरूर से बोल रहा हूँ। अच्छा, बताइए सर, अब कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? मैं दो चीजों के बारे में पूछना है जी। एक तो है सन फार्मा, मैंने 1825 पे खरीदा था अभी। तो मेरा जस्ट व्यू तो यही था कि ये जो अपनी 30 जनवरी की एक्सपायरी है, बल्कि 1 हफ्ते का था अभी। हाँ। मैंने लास्ट वीक में जो खरीदा, हाँ। मार्केट ठीक थी पर अभी एक दो वो नीचे आ गया। बिल्कुल। और एक दूसरा, मैंने जैसे बैंक निफ्टी के बारे में सब बता रहे थे, बैंक निफ्टी की मैंने मैम 49,000 की कॉल खरीदी थी, तो वो भी अभी नीचे है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसी एक्सपायरी के ये दोनों है मेरे, तो क्या कुछ आ जाएगा ऊपर या अभी काट दूं मैं? चलिए, इंटरेस्टिंग। तो इसी एक्सपायरी के लिए है। बताइएगा रचित, दोनों में आप इनको कैसे गाइड करेंगे? सन फार्मा सबसे पहले। देखिए, सन फार्मा का अभी जैसे हम चार्ट देख पा रहे हैं तो ये इसने अपना एक सपोर्ट भी तोड़ा है और नेक्स्ट सपोर्ट आपको जो इसको देखने को मिलेगा वो बहुत क्लोज ही है, अराउंड 1780 पे है। और आप देखिए यहाँ से इनके रिवर्सल के चांसेस थोड़े से हैं, तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जहां इतना ये वेट कर चुके हैं वहां पे थोड़ा सा और वेट कर लें। अराउंड 1830 के लेवल्स
इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये अभी की एक्सपायरी की बात ही कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला एक लेवल दिख रहा है 1830, वहां पे आसपास आए तो अपनी एग्जिट करें। और एक और इसी सवाल को लेके मैं एक और चीज अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा। प्लीज, जब मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो तो ये जो शॉर्ट टर्म आपकी कॉल पुट ट्रेड्स होती हैं, इनको थोड़ा अवॉइड ही करके चले तो ज्यादा बेटर रहता है। इट इज डिफिकल्ट टू गेज की सिचुएशन कैसी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। साथ ही बैंक निफ्टी पर भी एक कॉल थी। ध्वनि, आप इनको गाइड करना चाहेंगी? निफ्टी के अंदर इन्होंने कॉल ऑप्शन खरीद के रखी है और ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ऑन द बेयरिश साइड है। जहां तक मैंने सही सुना, इन्होंने 49,000 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी को, बैंक निफ्टी को यहाँ पे 1000 पॉइंट की अपमूव दिखानी पड़ेगी। और जो कि रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का, वो अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ में देखने को मिल रहा है आज के डे हाई के साथ। जहाँ पे हम ओपन हुए 48,200 के लेवल्स के पास, तो वहीं पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक्सपायरी नजदीक में है और अगर यहाँ पे इन लेवल्स के पास भी अगर इनकी कॉस्ट आती है तो भी इनको यहाँ पे कॉल्स के अंदर और नुकसान ही देखने को मिलेगा। एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह आपको यहां पर मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। हरीश का सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया हुआ है और इन्होंने मझगांव डॉक पे राय जाननी चाहिए। खरीदारी ऊपरी स्तरों की है और इस बाजार में जाहिर सी बात है कि और ज़्यादा दबाव पड़ता हुआ 2750 ये इनकी खरीदारी है। ध्वनि बताएं, मझगांव डॉक में आज तो खैर हर तरफ बिकवाली है, डिफेंस शेयरों पर तो दबाव काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या रणनीति रखनी चाहिए? जी बिल्कुल प्रशांत जी, जैसे आपने कहा कि चारों तरफ बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट इसमें जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स यहाँ पर है, स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है, इवन फंडामेंटल वाइज जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है, उन पे हमारी नजर डेफिनेटली होनी चाहिए। डिफेंस सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल बजट का इवेंट भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिफेंस को लेके यहाँ पे डेफिनेटली कोई अनाउंसमेंट आएगी। और यहाँ पे मझगांव डॉक का भी जो यहाँ पे चार्टिकल स्ट्रक्चर है, वीकलीज पे यहाँ पे कोई भी एक बेरिश साइड के संकेत इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट इस गिरावट के अंदर भी स्टॉक ने यहाँ पे मोमेंटम अपना फिजल आउट करा है, बट कोई भी एक ब्रेकडाउन नहीं करा है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप इसको होल्ड करके चले, नजरिया थोड़ा सा लंबे समय का बना के रखें। नीचे की तरफ में 1950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर की तरफ जैसे ही 2500 का प्राइस लेवल ये काउंटर क्रॉस करता है तो इसमें 3000 के बाद आपको इसके अंदर फ्रेश हाइज भी पोजिशनली देखने को मिलेंगे। तो बने रहने की सलाह, नजरिया थोड़ा आपको लंबी अवधि का रखना पड़ेगा। 1950 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहां पर 2500 का लेवल खास रूप से ध्यान रखिए कि उसके बाद यहां पर एक और बड़ी रैली आने की पूरी उम्मीद है। अहम खबर की ओर, एसबीआई ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के आईपीओ का प्लान इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीआई को सौंप दिया है और लिस्टिंग को लेकर कंपनी का आखिर क्या कहना है, जानते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह से। तो अनुराग, बताइएगा किस तरह से आईपीओ के प्लान्स को लेकर अब आगे बढ़ रही है कंपनी? इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमोटर एंटिटीज को अपनी इंश्योरेंस सब्सिडरी का लिस्टिंग प्लान का रोड मैप बताने के लिए रेगुलेटर के द्वारा कहा गया था 31 जनवरी 2025 तक। और हमारे सूत्रों के मुताबिक एसबीआई की जो इंश्योरेंस सब्सिडरी है, जनरल इंश्योरेंस सब्सिडरी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, उसका प्लान आईआरडीए के साथ साझा किया गया है। और उसमें बताया गया है कि जो शुरुआती प्लानिंग होगी लिस्टिंग की, इनिशियल प्लानिंग होगी, वो वित्त वर्ष 2026 के अंदर होगी, लेकिन जो फाइनल आईपीओ लाने का प्लान है वो 2027 के अंदर है, FY27 के अंदर है। इसके पीछे वजह ये है कि प्रमोटर एंटिटी का विचार है कि जो अभी जो मार्केट शेयर है उसमें और बढ़ोतरी की गुंजाइश है, मार्केट शेयर को और बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा मार्केट शेयर है वो 4% का है। जिस तरह से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने वित्त वर्ष 2024 के अंदर जो प्रदर्शन किया था, प्रीमियम ग्रोथ जो 16% की दर्ज की थी और 12,000 करोड़ का कारोबार किया था, और मौजूदा जो वैल्यूएशन है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का वो करीब 35,000 करोड़ का है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो प्लानिंग है लिस्टिंग की वो वित्त वर्ष 2026 के अंदर शुरू होगी, लेकिन जो फाइनल आईपीओ का प्लान है
वो 2027 वित्त वर्ष के अंदर ही आएगा। जो आखिरी बार हमने देखा था लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरी का IPO आया था SBI का, वो सन 2017 के अंदर आया था। शुक्रिया अनुराग। एक जल्दी से टेक ले लेते हैं ध्वनि से इस पर। तो ध्वनि, जिस तरह से कंपनी की योजना है कि मार्केट से थोड़ा सा और बढ़ जाना चाहिए और इसी के चलते जो है FY27 में अब IPO फाइनली आ पाएगा, इस तरह की योजना बनाई जा रही है। कितना बेसब्री से इंतज़ार होगा और हाँ, मार्केट शेयर बढ़ाने को लेकर इनकी ये योजना भी कितनी कारगर साबित होगी आपके मुताबिक? जी बिल्कुल, यहाँ पे कविता, ये जो ओवरऑल यहाँ पे SBI के अंदर जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो इन्हीं खबरों के चलते हुए स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो वीकली स्ट्रक्चर्स पे यहाँ पर जो है वो थमती हुई देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ में सपोर्ट लेवल्स इसके जो है वो काफी स्ट्रांगली वर्कआउट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट स्टॉक ने शॉर्ट टर्म DMAs को डेफिनेटली नीचे की तरफ क्रॉस करा है, बट लॉन्ग टर्म DMAs इसकी जो है तो 100 DMA के पास जो सपोर्ट लेवल है वो काफी स्ट्रांगली इसमें देखने को मिल रहा है वीकली स्ट्रक्चर्स पे। तो 100 वीक्स की जो एवरेज है वो यहाँ पे 715 की लेवल के पास है, जो एक अहम सपोर्ट लेवल है इसके अंदर। और यहाँ पे ऊपर की तरफ में जैसे ही 780 790 का लेवल हम क्रॉस करते हैं तो इसके अंदर फर्दर जो बढ़त है वो आपको ऑन द हायर साइड होती हुई देखने को मिलेगी। इनफैक्ट पोजिशनली आप इसको अगर 3 से 4 महीने के नजरिए के साथ देख रहे हैं तो यहाँ पे 890 के लेवल्स भी रिविजिट करता हुआ देखने को मिल रहा है काउंटर। तो डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज के चलते हुए स्टॉक के चार्टिकल स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम दर्शा रहे हैं। चलिए, तो SBI पर ये राय आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। हमारे अगले जो दर्शक हैं इमरान गुजरात से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? एंट्री के बारे में बजाज हाउसिंग हो रहा है दूसरा, क्या करें इसमें? एंट्री का रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है। बिल्कुल, IT पॉकेट पर हम एक प्रेशर भी देख रहे हैं। 6800 के भाव पे खरीदा है आपने? हाँ जी। ठीक है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी है आपके पास? हाँ जी। वो किस भाव पे लिया आपने? वो एक मिनट सर, मैं डाला हुआ है इसमें 144 आपने जो हमारे पास जानकारी। ठीक है, ठीक है। तो दोनों पे मेरे ख्याल से अब लॉन्ग टर्म का ही नजरिया आप चाहेंगे? लॉन्ग टर्म करना पड़ता है ना सर, वो भाव टू भाव या फिर प्रॉफिट में नहीं करना, दोनों में से और आयर इंफ्रा है। बिल्कुल। रचित, आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी बिल्कुल। जी, माफी चाहूंगा। जी जी, जरा बताएं, LTI माइंडट्री 6800 की इनकी बाइंग है और इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 144 की बाइंग है। बताइए इन दोनों स्टॉक पे क्या रणनीति आगे लेकर चला जाए? देखिए, जैसे कि अभी इन्होंने खुद ने ही बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था, बट अब कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट हो चुका है, मेरे हिसाब से आप इसमें बने रहें। और क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूं, ये अपॉर्चुनिटीज बहुत कम आती हैं और अगर ये यहाँ से और करेक्ट करता है अब और आपको अराउंड 5400 5350 ये दो लेवल्स के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी और अपनी एक एवरेज की बाइंग कर सकते हैं। मेरी समझ से बने रहें और मार्केट ठीक होगा तो इसका पेन भी आपको निकलता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ध्वनि, यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं जो कि जियो फाइनेंस को लेकर सवाल पूछना चाहते हैं। सुजीत का मानना है, उनका सवाल ये है कि क्या फ़िलहाल इस पोजीशन इस लेवल पर ख़रीदारी करनी चाहिए। हालांकि कुछ और डिटेल्स नहीं दी उन्होंने, बस जियो फाइनेंस में क्या करें ये उनका सवाल है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कविता, जियो फाइनेंस को मैं अवॉइड करके चलने की सलाह रहूंगी। करंट लेवल्स पे भी यहाँ पे कोई भी एक जो सपोर्ट लेवल है वो कायम होते हुए नहीं दिख रहे हैं। डेलीज पे भी अगर आप देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का भी ब्रेकडाउन यहाँ पे हमें देखने को मिला है, जिसके बाद फर्दर गिरावट जो है स्टॉक के अंदर 10 जनवरी के बाद ब्रेकडाउन के बाद फर्दर यहाँ पे काफी इंटेंस तरीके से देखने को मिल रही है। तो मोमेंटम ऑन द नेगेटिव साइड अभी भी बरकरार है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल्स भी यहाँ पे स्ट्रांगली देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो इसको अवॉइड करके चले। अवॉइड करने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। इसी के साथ शो पर हमारा समय भी समाप्त हो गया है। रचित और ध्वनि, आप दोनों के डिस्क्लोजर्स चाहेंगे। रचित, पहले आप। देखिए, जितनी भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसमें मेजॉरिटी स्टॉक्स में हमारे क्लाइंट की और इमीडिएट फैमिली की पोजीशन हो सकती है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही आप कोई भी ट्रेड लें। ध्वनि? जी बिल्कुल, जो भी काउंटर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं उसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस दी गई होंगी। शुक्रिया आप दोनों का समय निकाला तमाम सवालों के जवाब।